लेकिन एक चीज़ है, आज थोड़ा सा एक और मार्केट के अगेंस्ट ये भी जा रहा है कि दो दो एक्सपायरी हैं आपकी आज। जी हाँ। एक मिड कैप की और एक फिर निफ्टी की, दोनों की दोनों। और फिर वेंसडे को आप आएंगे तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी होगी, और फिर नहीं, इस बार वीकली एक्सपायरी नहीं है, इस बार सीधा दोनों की मंथली एक्सपायरी होगी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है मेरे ख्याल से। जब तक 19333 इंटैक्ट है, मैं अभी भी ये कहूँगा कि निफ्टी में इसको मैं अभी भी ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। और ये एक बार पहले भी हुआ था, आपको याद होगा सितंबर में भी हमने एक दिन देखा था जैसे मिड कैप इसी तरीके से गिरे थे, और उसके बाद फिर स्लोली ग्रेजुअली रिकवरी भी आई थी। तो ठीक है ये आज का, लेकिन आज का प्राइस एक्शन जो है ना काफ़ी ख़राब है। और एक चीज़, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, आपको पता नहीं कि ग्लोबल मार्केट में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ना ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट गिर रहा है, इसमें इतना कोई मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत है। मुझे बस सबसे ज़्यादा जो आज निराशा हुई वो हुई आईसीआईसीआई बैंक के बिहेवियर से। मुझे लग रहा था कि आज कम से कम इस स्टॉक को 3-4% चलना चाहिए था। ठीक है ग्रीन में है, अभी भी 1% ऊपर है, लेकिन इतने अच्छे नंबर के बाद भी इतना कम चलना ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन ठीक है, मार्केट में लाइफ की तरह डिसअपॉइंटमेंट होती रहती है। देख लेते हैं परसों से क्या सेशन बनेगा। 19333 और 19255 ये दो लेवल्स हैं। ये अगर टूटे तो फिर मुझे लग रहा है मार्केट में बड़ी करेक्शन आएगी। ये अगर बच गए तो ठीक है, आप बच जाएंगे यहाँ पर। और बैंक निफ्टी पे 200 डे मूविंग एवरेज की पॉसिबिलिटी अब लग रही है। 43600 पे हैं हम, वो 43200 के आसपास है। तो प्रेशर क्लियरली माउंट होता हुआ, और ऑफ कोर्स कई चीज़ें आप ढूंढने जाएंगे तो डिसअपॉइंट करने वाली कई सारे आंकड़े, कई सारी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। धर्मेश, आप इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं, और खासतौर से जो मिड कैप्स को झटका लग रहा है? इनफैक्ट कुछ ही देर पहले कुछ जानकार सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, अब लोगों को एहसास हो रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है आज के क्रैक्स को देखकर। जी बिल्कुल हर्षिता, ये डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ थी। अगर पिछले हाल फिलहाल में आपने एंट्री किया हो मिड कैप स्मॉल कैप में, बिकॉज काफ़ी अच्छा रैली चल रहा था, तो डेफिनेटली आज तो लॉस लग रहा होगा। बट जहाँ तक अर्निंग्स का सवाल है, जो अर्निंग्स आए हैं अभी तो काफ़ी बेहतर अर्निंग्स आए हैं। मतलब 30-32% का हम लोगों ने ग्रोथ देखा है ईयर ऑन ईयर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिन्होंने रिपोर्ट किया है मिड एंड स्मॉल कैप में भी, प्राइसिंग जो था, वैल्यूएशन जरूर ज़्यादा महंगा था। आई मीन पी मल्टीपल अर्निंग्स ग्रोथ के सामने जरूर महंगे दिख रहे थे, तो एक झटका लग रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी और जो फ्री फ्लोट है वो बहुत कम रहता है। तो नॉर्मली ऐसे दिन में जैसा आज देख रहे हैं सेलिंग में, वो थोड़ी सी भी लो वॉल्यूम सेलिंग भी ह्यूज प्राइस करेक्शन कर देती है। तो मुझे लगता है कि डरने वाली बात तो नहीं है, ये 1-2 दिन का हो सकता है फिनोमिना हो। और जैसा कि अनुज भी पहले बता रहे थे कि जब तक 19,300 जो टेक्निकल एक लेवल है वो कायम रहता है, तब तक ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। 1-2 दिन का पेन है वो सह लेना चाहिए। ओवरऑल जो आई मीन फाइनेंशियल्स के अर्निंग्स बहुत अच्छे आए थे। वो मुझे लगता है कि इस गिरावट में जो पॉकेट है जहां आपको नज़र लगाना चाहिए नई पोजीशन बनाने के लिए, तो फाइनेंशियल्स रहेंगे। फाइनेंशियल के साथ ऑटो सेक्टर, ये 2 सेक्टर में अगर आप ध्यान लगा के चलते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं, तो आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म पेन है जो अभी है, तो उसको सहना तो पड़ेगा ही। स्टॉक्स लेकर आते हैं एक बार जरा। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। अशोक लेलैंड लेकर आइए इंट्राडे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दो स्टॉक्स जहां पर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। सुबह अशोक लेलैंड इनफैक्ट डे लो पर था, और आप देखिए डे हाई पर आया ये, तो अच्छा टर्न अराउंड यहाँ पर। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी सेम मूव। और कुछ एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक अच्छा मूव आया, और ये इस समय डे हाई पर आया। गाबा सर, एक बार अशोक लेलैंड का चार्ट देखिए, कुछ रिवर्सल के साइन है क्या यहाँ पर? अशोक लेलैंड का लगता है मुझे चार्ट रिवर्सल सपोर्ट के आसपास से बाउंस मिला है। सपोर्ट है करीब 170 के आसपास, लेकिन आज बाउंस मिला है करीब 171 के आसपास से। तो जगह तो अच्छी है बाउंस की, अगर मिलता है बाउंस तो, और मिलना भी चाहिए। पॉसिबल है कि 178 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग फिर आएगी। स्टॉप लगाना पड़ेगा आज के लो का, और 170 के आसपास स्टॉप लगाकर चले तो एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, बट सो बी इट, अप मूव इज पॉसिबल। अप मूव इज पॉसिबल, अशोक लेलैंड में एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बालकृष्ण के केस में मुझे याद है जब हम सुबह में नंबर्स मेंशन कर रहे थे तो ऑपरेशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। EBITDA इनका बेहतर आया है, मार्जिन्स में बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। भले ही यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू फ्रंट पे कंपनी ज़्यादा ग्रोथ ना दिखा पाई हो। मानस, ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि अब थोड़ी सी कोशिश हो रही है गेन्स होल्ड करने की। मुझे याद है सीएट के नंबर्स जब आए थे तब अपोलो टायर्स में जमकर तेजी हुई। बालकृष्ण के केस में ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, तो शायद एक ट्रेंड बना है इन टायर कंपनियों में इस क्वार्टर के लिए तेजी का।
तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, बट आज ही स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो वहां तो कोई भी साइन नहीं दिख रहा रिवर्सल के। आई थिंक ये जो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि जिस तरह लोअर लेवल पे वॉल्यूम के साथ आज बाइंग देखने को मिली है, तो बिल्कुल आप 2625 तक के टारगेट आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी, और 2540 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी बालकृष्ण में। अच्छा धर्मेश जी, हमने आपसे ये मिड कैप्स में क्या हो रहा है उस पर राय ली, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि आज का ट्रेड क्या शॉर्टलिस्ट किया है, कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी है आपको? बिल्कुल उसी सेक्टर में जिसकी आप अभी डिस्कशन कर रहे थे, टायर सेगमेंट में सीएट के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, बालकृष्णा के नंबर्स भी अच्छे आए थे। बट बालकृष्णा में कैच पॉइंट है कि उनका जो इन्वेंट्री था वो लेवल इस वक्त सेल्स में कन्वर्ट हुआ है। सो इस जो वॉल्यूम ग्रोथ है आने वाले समय में 2 या 3% का रहेगा। बट यहाँ पर मुझे जो स्टॉक पसंद है मिड कैप क्षेत्र से वो है अपोलो टायर्स। मुझे लगता है कि अपोलो टायर्स के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। 6 से 7% का Q2 में वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है, और ये वॉल्यूम ग्रोथ 10% से 11% हो जाएगा Q3 के लिए, क्योंकि मैक्सिमम फेस्टिव सीजन उधर शिफ्ट हो गया है। जो डीलर चेक में ये पता चला है कि OEM एज वेल एज रिप्लेसमेंट दोनों में टायर्स के डिमांड काफ़ी बढ़ के आए हैं। सो रिप्लेसमेंट सेगमेंट में अपोलो टायर्स का काफ़ी अच्छा फोरे रहता है, और ये पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर व्हीकल सबको ये सप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है जो करंट करेक्शन है वहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसको 410 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। मार्जिन इसके काफ़ी अच्छे, ऑपरेटिंग मार्जिन 16-17% है, सीएट से बेहतर है, और ये 100 बेसिस पॉइंट और इम्प्रूव होने चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और ट्रेजेक्ट्री अच्छी लगती है, तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा आप चाहें तो स्टैगर्ड वे भी कर सकते हैं, वेडनेसडे को थोड़ा और नीचे आए तो वहाँ ले लें, और 410 के प्राइस टारगेट के लिए एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल बाई पिक ये दिखता है हमें। 410 के टारगेट के लिए अपोलो टायर्स। चलिए अब बात करते हैं एक कंपनी के बारे में। पारस डिफेंस की सब्सिडरी पारस एरोस्पेस को एग्री ड्रोन की बिक्री के लिए DGCA से मंजूरी मिली है, और एग्री ड्रोन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो इस्तेमाल किए जाएंगे, जो बहुत बड़ी डिमांड है एक्चुअली, बहुत बड़ी डिमांड, बिल्कुल बहुत बड़ी डिमांड है। और इसमें कितनी संभावनाएं हैं ग्रोथ के लिए, और इस पर फ्यूचर आउटलुक क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पारस डिफेंस के डायरेक्टर टेक्निकल अमित महाजन जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो यही बता दीजिए कि मार्केट कितनी बड़ी है और आप इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, और आप सब लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं। आपको भी। मार्केट जो ड्रोन, एग्री ड्रोन की हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसके लिए पारस एरोस्पेस को अभी एक ऑर्डर मिली हुई है इफ्को की तरफ से, एंड जो 400 ड्रोन सप्लाई करने की ऑर्डर है, ऐसे 5 कंपनियों को दी गई हैं। और मुझे ये बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि पारस डिफेंस इज द फर्स्ट कंपनी जिसको ये ऑर्डर के लिए जो सप्लाई होने वाले ड्रोन हैं उसके लिए जो DGCA सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो पारस डिफेंस को इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट दिस सर्टिफिकेशन, जिसके चलते आज पारस एरोस्पेस उसको डिलीवरी चालू कर सकता है। नवंबर से लेके डिलीवरी चालू हो जाएंगी ये ऑर्डर के लिए, एंड जैसे ही डिलीवरी चालू हो जाएंगी इसके ऑर्डर्स और ज्यादा बढ़ने की संभावना नजर आती है। ये हुई सिर्फ ये पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम इफ्को की जो चल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मार्केट मेरे को पूछेंगे तो जो मार्केट में इंटेंट ऑफ परचेज जो बोलते हैं, वो इंटेंट ऑफ परचेज इतना हाई है कि हमें विजिबिलिटी कम से कम 2000 ड्रोन की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। एंड ये सिर्फ हमें अगर नजर आ रही है तो आप सोचिए हमारे जैसे और 5 प्लेयर्स हैं, उनको सारे लोगों को इतनी विजिबिलिटी है, और इससे कई बड़ी मार्केट सामने हमारे खड़ी हुई नजर आ रही है। अमित, अगर एक मुझे समझा सके, जहां तक मैं जानती हूँ कई कंपनियां वैसे भी एग्री ड्रोन्स के कारोबार में हैं, तो ये DGCA से सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत थी? क्या इन ड्रोन्स की साइज फिर ज्यादा बड़ी है जिसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है? ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर जो इफ्को का निकला है, ये 5 कंपनियों को दिया गया है, एंड ये जो उसका जो रिक्वायरमेंट जो ड्रोन का है वो मीडियम कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स में आता है, जो 10 किलो का वजन लेके चल सकता है, एंड उसका एंड्योरेंस एक पर्टिकुलर टाइम तक है। एंड जो बाकी लोगों के पास जो सर्टिफिकेशंस हैं वो 100% इसके साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये कस्टम रिक्वायरमेंट है। इसलिए जिनको भी ये ऑर्डर मिली है
उन सब लोगों को ये सर्टिफिकेशन, ये ऑर्डर के लिए अप्लाई करना जरूरी था, जो पारस एरोस्पेस ने अप्लाई किया और उनको वो सर्टिफिकेशन मिल गया। वी आर द फर्स्ट कंपनी अमंगस्ट ऑल दीज 5 टू गेट द सर्टिफिकेशन। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल फिर जहां तक मैं समझ रही हूँ फिर कीटनाशक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाएगा, क्योंकि अब तक लार्जली ऑफ कोर्स वो एग्री एरिया मैपिंग के लिए छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल था। कितना यूज पोटेंशियल आपको लग रहा है यहाँ से मैग्नीफाई होगा, और अगर हमें एक अंदाजा दे सके फिर एग्री ड्रोन्स की क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा पारस डिफेंस के लिए? पारस एरोस्पेस की बात करना चाहूंगा। जी। पारस एरोस्पेस में अभी आप अगर देखोगे तो एग्री ड्रोन, पारस एरोस्पेस तीनों तरह के ड्रोन बनाता है। एक एग्री ड्रोन बनाता है, एक मिलिट्री ड्रोन बनाता है और एक इंडस्ट्रियल ड्रोन बनाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ट्रैक्शन अपने को एग्री ड्रोन्स में मिला है, बिकॉज वो लो हैंगिंग फ्रूट्स अगर बोल सकते हैं तो वैसा है। हमारा मिलिट्री ड्रोन्स में भी बिजनेस आने की काफी अच्छी संभावना है, एंड उसके अलावा इंडस्ट्रियल ड्रोन्स में भी काफी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। लेकिन जो एग्री ड्रोन्स की अपने को जो ऑर्डर मिली है, वो ऑर्डर के चलते जो अपन ड्रोन्स बनाएंगे, वो ड्रोन्स अपना जो एक स्मॉल कैटेगरी ड्रोन्स है, एक है मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स, एंड ये सारे ड्रोन्स के लेके जो अपना एक रेवोल्यूशनरी ड्रोन जो लॉन्च करने वाले हैं, वो ड्रोन भी सर्टिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो ऐसे चलते हुए पारस एरोस्पेस का जो आते हुए जो रोड मैप अगर बोलना चाहूंगा, तो एग्री ड्रोन्स का रोड मैप बहुत बड़ा होने की संभावना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया 2000 ड्रोन की तो सामने इंटेंट नजर आ रही है। ये अगर मेरे को अनऑफिशियली आप पूछो तो ये वैल्यूज बहुत बहुत बड़े हैं। तो ओके, तो अगले 2 साल में फिर क्या रेवेन्यू पोटेंशियल और किन मार्जिन्स पर इस बिजनेस में आपको विजिबिलिटी नजर आ रही है? अभी जो ड्रोन्स ये हम लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं है। ये सारे ड्रोन्स सिर्फ मैपिंग के लिए नहीं है। ये सारे ड्रोन्स इवन स्प्रेइंग के लिए यूज होते हैं, एंड ऑल्सो कैन बी अपग्रेडेड फॉर सीडिंग। तो आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर में जो भी प्रोसेसेस मैन्युअली होते हैं, वो प्रोसेसेस सारे के सारे ड्रोन से करने के बाद इससे अपने फार्मर फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्लस ये एसेट्स हम लोग जो पारस डिफेंस जैसी कंपनियां इस एसेट्स को जो प्राइस में बनाने चाह रही हैं, हमारा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करके, हमारा डिजाइन ऑप्टिमाइज करके, जो हम लोग इस कॉस्ट को कम लेकर आ रहे हैं, वो कॉस्ट को हम लोग बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली बना रहे हैं। एंड जिसके चलते हुए ये मार्केट जो है, इट विल रन इनटू आई थिंक इन एक्सेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स, each drone costing say in the range of 5, 6, 7 lakh rupees. So you can imagine the size of the market is huge. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जो शायद इस एग्री ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आपके कुछ इजरायली कंपनियों के साथ एमओयूज थे। ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स उभर कर आ रहे हैं और जो जंग छिड़ी हुई है, उसका क्या आपके बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है? क्या कुछ डिलेज देखने को मिलेंगे इन करारों में? नहीं, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से अपने बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तुम्हारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है। एग्री ड्रोन्स मुझे याद है, आई थिंक साउथ अमेरिका में एक इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई थी, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ था, और एक ड्रोन कंपनी ने वहाँ पर उस पूरे फॉरेस्ट को रिवाइव किया है, जो सीड प्लांटेशन उन्होंने ड्रोन्स के साथ किया। तो एक बड़ा मौका जिसमें पारस डिफेंस की सब्सिडरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। कोई एनालिसिस इस पर धर्मेश? ये पूरा सेक्टर है तो बड़ा नया और काफी पोटेंशियल है। नहीं, बिल्कुल हर्षिता, ये काफ़ी बड़ा सेक्टर होने वाला आने वाले दिनों में। और एक एनालिसिस था कि जो ड्रोन के जो पायलट्स होते हैं, जो ड्रोन उड़ाते हैं, उसके लिए इनको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। अभी ये चल रहा है इस तरीके से, बट इवेंचुअली आपको उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, जिसमें द्रोणाचार्य जो ये काम कर रही है, जो कि ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग देती है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। बट एक जो हम लोग जब इसके प्री IPO जब इस कंपनी को देख रहे थे, तो यही समझ में आया कि ये पूरा का पूरा सेक्टर अपने आप में काफ़ी डायनेमिक और एक काफ़ी एक्साइटिंग सेक्टर है। बिकॉज बहुत सारे काम, जैसे आपको पहाड़ का अगर एनालिसिस करना हो, या फिर डीप अंडर वाटर करना हो एनालिसिस, या फिर अगर तेल का पाइपलाइन है,
पाइपलाइन के अंदर पाइप में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया तो जहाँ आदमी घुस के नहीं आ सकता, वहाँ पे ड्रोन भेज करके वहाँ के फोटोग्राफ लेकर के आते हैं और फिर उससे ड्रोन से उसको ठीक भी कर देते हैं। तो काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है, बट राइट नाउ अभी इसका अनुमान लगाना है कि किस कंपनी के अंदर कितनी रेवेन्यू आएगी और उस मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। बिकॉज जैसे फार्मर्स जो एग्री स्पेस की आप बात कर रहे थे, वहाँ पर ड्रोन को अफोर्ड करना इस उतना सस्ता नहीं होता ही है। अगर थोड़ा भी आप ढंग का ड्रोन लेने जाए जो खेलने लायक नहीं है, जो काम करने वाला ड्रोन होता है, वो 3 से 5 लाख का मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस चालू होता है और ये 70-80 लाख तक के प्राइस पे जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी एक सेगमेंट रहेगी। यहाँ पर सरकार का क्या रोल होता है फार्मर्स को ड्रोन पहुँचाने में, वो काफ़ी अहम रहेगा। और प्लस इससे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर सबका स्प्रे हो सकता है, इवन पानी का भी स्प्रे आप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो एक्साइटिंग है, बट अर्ली स्टेज। हाँ, अगर आप एक कॉल लेना चाहें अर्ली स्टेज में कि इसमें ले करके आगे बने रहेंगे 5-6 साल, फिर देखते हैं कैसा डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर लगता है पास डिफेंस की सब्सिडी ये तो अच्छी है ही। एक द्रोणाचार्य कंपनी है, वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है इस स्पेस में। ओके, पारस डिफेंस आपके स्क्रीन पे करीब 715 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, एक बार इंडिसेस लेके आइए, फिर थोड़ी सी कॉल्स को यहाँ पर लेना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अब सुबह मॉर्निंग स्विंग 1150 के लोज को रिविजिट करता हुआ ऑलमोस्ट डीलों पर। अनुज, सुबह हमारे पास एक आईसीआईसीआई बैंक का बेनिफिट ऑफ डाउट था, मतलब कि ठीक है जनाब ये चलेगा, हमको शायद ऊपर के काफ़ी लेवल्स मिल जाए, लेकिन वो भी सिंक हो गया आईसीआईसीआई बैंक, मतलब उसका बेनिफिट हम सिंक कर चुके हैं। ये बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट शुक्रवार के लोस को, गुरुवार के लोस को, यानी लास्ट वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी को ऑलमोस्ट टच करता हुआ बैंक निफ्टी भी क्या व्यू बन रहा है इस वक्त? क्या अब 200 डेमा का क्लस्टर खुल रहा है यहाँ पर भी? नहीं, बिल्कुल वीरू, आज का डिसअपॉइंटमेंट है बैंक निफ्टी का बिल्कुल भी ना चल पाना, क्योंकि लीडरशिप स्टॉक का थोड़ा इम्पैक्ट तो आना चाहिए था, नहीं आया। वैसे 200 डे मूविंग एवरेज अब ज़्यादा बचा नहीं है, डिस्टेंस 43,600 पर हम हैं, वो लेवल 43,200 पर है करीब करीब। पहला टेस्ट नॉर्मली सक्सेसफुली डिफेंड होता है, तो मैं होप तो ये करूँगा कि डिफेंड हो जाए, लेकिन वहाँ से कितना सिग्निफिकेंट बाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना मेरे ख्याल से ज़रूरी होगा। और उस लेवल की सिग्निफिकेंस एक अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो मार्च लो पे बैंक निफ्टी ने जो मार्च अप्रैल का लो बनाया था, वहाँ से अगर आप एक ड्रॉ करेंगे, वो करीब करीब 39,000 पर था तब बैंक निफ्टी, 39,000 से एक मूव बना। लेकिन वीरू एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आपने चार्ट पे भी ये चीज़ नोटिस की होगी, बैंक निफ्टी ने एक तरीके का डबल टॉप बनाया है। मतलब आप इस जो रिसेंट जो हाई है वो देखेंगे तो वो अगस्त में भी वही था, और अब इसके बाद अक्टूबर में भी करीब करीब सितंबर अक्टूबर में भी वही रहा। ये 2 बार ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा, ये एक डबल टॉप, और अब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर हम, तो मेक और ब्रेक लेवल है 43,200, बचना चाहिए होपफुली। लेकिन हाँ, आज का प्राइस एक्शन डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने तो ठीक ठाक किया, लेकिन बाकी बैंक्स नहीं कर पाए कुछ भी, उस हिसाब से डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा, एक और चीज़, आज बॉन्ड यील्ड्स में काफ़ी तेज़ शार्प इंक्रीज़ है, बहुत शार्प इंक्रीज़ है बॉन्ड यील्ड्स में, एक उसका भी इम्पैक्ट है आज थोड़ा सा बैंकों में, खासतौर से पीएसयू बैंकों में, लाइक एसबीआई में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसकी वजह से भी है, जो बॉन्ड यील्ड्स आज सर्च किए, और इसके लिए आज निफ्टी पीएसयू बैंक 3% नीचे है। और आपको याद होगा पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक एक लीडर रहा है। मैं अब हमारे बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, यूएस बॉन्ड की नहीं। यूएस बॉन्ड भी हैं वैसे 5% के करीब करीब, लेकिन हमारे खुद के जो बॉन्ड्स हैं आज, वहाँ पर काफ़ी एक अपटिक आई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट वीरू आज आपको बैंकिंग शेयरों में दिख रहा है, खासतौर से पीएसयू बैंकों में। जी हाँ, पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज खासा नीचे 154, और इसीलिए हमने उस कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार एसबीआई को छेड़ा था, और लीडर इन द पैक एसबीआई आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग 12-15 रुपए अब नीचे ट्रेड करता हुआ। एक चेक और लेते हैं, राजेश पाल भी एक्सेस सिक्योरिटीज से हमारे जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। राजेश, आपका इस वक्त कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कन्विक्शन ट्रेड में शॉर्ट साइड का ट्रेड है, और पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक हमें यहाँ पे वीक लग रहा है। जिस तरीके से आज शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिख रहा है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लोज के सपोर्ट को भी अब यहाँ पे तोड़ते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कैनरा बैंक में फर्दर यहाँ पे प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और यहाँ पे जो लोअर साइड के टारगेट आ सकते हैं वो करीब 350 348 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा शॉर्ट करने का करीब 364 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो वीक लग रहा है वो है हिंडाल्को का। हिंडाल्को में अगर हम देखें तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एक
शॉर्ट साइड का डेटा बनते हुए दिखा है। हमें लग रहा है हिंडाल्को भी फर्दर यहाँ से वीकनेस कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हिंडाल्को फ्यूचर शॉर्ट किए जा सकते हैं। डाउन साइड के टारगेट आना चाहिए करीब 448 445 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 466 का। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। हिंडाल्को आज क्लियरली सारे मेटल काउंटर्स में जमकर मंदी देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली देखी जा रही है। लेकिन एक स्टॉक जहां पर तेजी है, गिरते बाजार में है ऐसे कुछ चंद स्टॉक्स जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी है, उनमें से एक है BSE। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। दरअसल कंपनी ने डेरिवेटिव्स पर ट्रांजैक्शन चार्जेस में इजाफा लाया है। अब इसका कितना फायदा होगा रेवेन्यू पे, कितना ये ऐड कर पाएगा और ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है इस पर्टिकुलर मूव पे, हमारे साथ दीपाली राणा जुड़ रही हैं। दीपाली, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बना है आज सुबह से ही, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या डिटेल दे रही हैं? ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव है स्टॉक पर, और इनफैक्ट अगर आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो सिर्फ आज ही नए साल की शुरुआत से एक स्टेलर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दी है। 200% से ज्यादा का रिटर्न YTD बेसिस पे दिए हैं और महज एक महीने में 41-42% ये स्टॉक चल चुका है। आज जो स्टॉक चला है उसके पीछे जैसा आपने क्लियरली मेंशन किया कि 1 नवंबर से जो नए ट्रांजैक्शन चार्जेस लागू होंगे उसकी वजह से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अपमूव में है। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है क्योंकि अगर आप चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कितना रेस कंपनी ने किया है और NSE टैरिफ के मुकाबले कितना डिफरेंस है, तो एक चीज क्लियर है कि नए रेट एप्लीकेबल होने के बावजूद भी जो टैरिफ है वो NSE टैरिफ के मुकाबले 25 से 40% कम है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर है क्योंकि यहाँ पर फर्दर स्कोप रहेगा आगे भी टैरिफ इंक्रीज करने का, और इसीलिए जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो भी पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं। IIFL की एक रिपोर्ट लाते हैं आपके सामने जिसमें उनका मानना है कि यहाँ से 5 गुना तक जंप देखने को मिलेगा फुल ईयर बेसिस पे टैरिफ्स में, यानी यहाँ से फर्दर स्कोप रहेगा टैरिफ बढ़ने का। दूसरी तरफ कंपनी के अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहां पर कंपनी लॉसेस इनकर कर रही थी, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद वो लॉसेस रिकवर होंगे और जो फर्दर इंक्रीज होगा उससे पॉजिटिविटी भी ओवरऑल आते हुए दिखाई देगी। एक एस्टिमेट उनका है कि अगर इस नए टैरिफ के बाद 45 से 50% तक का नेट कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ते हुए दिखाई देगा, और इसीलिए अगर जो आगे का अर्निंग आउटलुक है वो भी उन्होंने इंक्रीज किया है। जो FY 25-26 एस्टिमेटेड EPS उसमें 25 से 35% की बढ़ोतरी का अनुमान उन्होंने जताया है और इसीलिए बाय रेटिंग दी है। जो टारगेट दिया है वो 2000 का है, यानी मौजूदा लेवल से भी एक डिसेंट अपसाइड स्टॉक में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लेवल से, डिस्पाइट कि एक अच्छा रनअप ये स्टॉक दिखा चुका है। ओके दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हो गई बात BSE की। धर्मेश, आपका क्या व्यू है BSE पर, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, या MCX? जी अनुज, देखिए जो ये बिजनेस है ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रो करने वाला है। आप डीमैट अकाउंट को ही देख लो तो 3 गुना बढ़ गया पिछले 4-5 सालों में, और जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में बेसिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। मतलब इंडिया में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो रहा है इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो वहाँ पर उस हिसाब से अगर देखें, और जैसी इंक्वायरीज हम लोग को देखने को मिलती है, क्लाइंटों से, नए क्लाइंट से मिलते हैं या कोई सेमिनार करते हैं, वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है तो ज़्यादातर रुझान ट्रेडिंग के तरफ ही है, और वहाँ भी वॉल्यूम जो जनरेट होने की जो अपेक्षा रहती है वो ऑप्शंस पे रहती है। तो ये दोनों काफ़ी अभी लिस्टेड पे BSE एंड MCX से दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। MCX में बिजनेस कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, कॉस्ट बेनिफिट देख लिया, बट एक कैचअप रैली BSE के साथ खेल सकता है। बट BSE का शेयर्स भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहाँ भी वॉल्यूम हो रहे हैं, और अभी जिस तरह से रेवेन्यू का ट्रैक्शन दिख रहा है और ये चार्जेस बढ़ाए हैं तो इसका भी फायदा होगा ही। तो एक अपसाइड ट्रेंड बने रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कॉल ले रहे हो अनुज 5 साल से 6 साल के नज़रिए के हिसाब से, तो मुझे लगता है यहाँ से भी ये सब डबलर है, बिकॉज काफ़ी बड़ा एक्साइटमेंट एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लग रहा है मुझे एक्सचेंजेस में, बिकॉज उनको सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्ज ही लगाना है, बाकी सारा काम तो ब्रोकर्स करके दे ही रहे हैं इनके लिए। ओके, BSE स्टार ऑफ द डे 1729 पे डे हाई पे, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। पर आप लेके आइए आप मिड कैप इंडेक्स का लॉस अब करीब 750 अंक। और अनुज, ये आज का फॉल 12 सितंबर ट्यूसडे, जिस दिन वो कुछ इश्यूज थे उनको मैं जिक्र नहीं करूँगा यहाँ पर, उस दिन के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल। हमने अब 20 डेमा को तोड़ दिया, हमने अब 50 डेमा को तोड़ दिया। आज यही वो इंडेक्स है अनुज जिससे हमने सुबह सुबह की मंदी का या फिर कमजोरी का सेंस किया था, क्योंकि मिड कैप्स ने ब्रेथ को खराब कर दिया था सुबह सुबह। और मिड कैप्स को लेकर अब क्या अप्रोच रखनी चाहिए?
आज के इस मैसेज के बाद कैसे रीड करना चाहिए इसको? बिल्कुल वीरू, और इनफैक्ट यू नो व्हाट, नॉट जस्ट मिड कैप्स, पिछले 15 मिनट में इवन बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट की डिक्लाइन आई है अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बाद। और अब निफ्टी देखिए 19400 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2% नीचे है अब इस समय, 2% का डिक्लाइन यहाँ पर, 805 पॉइंट। आई थिंक मिड कैप्स में मैं ये कहूँगा वीरू, काफ़ी समय से काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक करेक्शन आनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, एक हेल्दी करेक्शन, वो आई नहीं है। बीच बीच में स्केयर आते रहते हैं, जैसा आपने बोला है 1 सितंबर में वो दिन आया था जो आपको, मुझको, हर्षदा को, हम सबको अच्छे से याद होगा, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा फॉलो थ्रू नहीं आया था मिड कैप्स में। ये अब क्या एक सेकेंड राउंड ऑफ क्लीन अप शुरू हुआ है मिड कैप्स में, यानी ये थोड़ा सा टफ होगा बोलना, लेकिन आज की जो डिक्लाइन है ना, ये थोड़ी सी नॉर्मल नहीं लग रही है मुझे, थोड़ी सी एक्स्ट्रॉर्डनरी लग रही है। मिड कैप इंडेक्स जो 2% सीधा गिर गया एक बार में, थोड़ा डराने वाली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा डराने वाली है। बीच बीच में मार्क आपको मैसेज दे रही है कि शायद एक्सेसेस लेवरेजेस से थोड़ा बाहर हो जाए, लेकिन आज का प्राइस पैटर्न काफ़ी ख़राब है। मैं इनफैक्ट आज बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मार्केट से। आज मेरी एक होप थी कि आज मार्केट चलना चाहिए, लेकिन नहीं चला। खैर उसके बाद वन वे डिक्लाइन, और मिड कैप में तो बिल्कुल वन वे डिक्लाइन। और अनुज, इस समय निफ्टी भी आई थिंक डे लो पर आ चुका है। 19404 के लेवल्स हमने सुबह में देखे थे निचले स्तर पर, 19405 तो आपकी स्क्रीन पर ही दिख गया। तो स्थिति बिगड़ती हुई और एक बार 400 को टेस्ट किया है। अब संभल जाए तो ठीक है, वरना ऑफ कोर्स गिरावट का सिलसिला और डीपन होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ऐसे में माई जानकारों की क्या रणनीति रहेगी? चार का चौका के पर्सपेक्टिव से भी कुछ ट्रेड्स लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन के लिए प्रशांत आप तैयार रहिएगा। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालविया मैं आपसे लूंगी। राजेश सातपुते, चार्ट का चमत्कार कुछ देखिए, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत के पास जाएंगे। तो कुछ ही देर में दरअसल इन ट्रेड्स की हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस घंटे जो फ्रेश प्रेशर आ रहा है उन स्टॉक्स की बात करते हैं, और इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर वीकनेस बढ़ती हुई, और इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक जो नियरली 1% के आसपास के गेंस दिखा रहा था, वहां पर भी हल्का सा दबाव थोड़ा सा आया है, करीब आधे % का प्रेशर ऊपरी लेवल्स पर। गाबा सर, इंडसइंड बैंक विद ड्यू डिस्क्लोजर सर, चार्टिकली बताइए अब स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है? विद ड्यू डिस्क्लेमर, बिल्कुल ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में तो है। इंडसइंड बैंक साइडवेज जोन पर है, लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, वीक नहीं है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। हाँ, थोड़ा डिप पॉसिबल है, 1400, 1410, 1420 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर वहां पर आता है तो फिर वहीं से एक बाउंस मिलता है, तो पॉसिबल है कि 1500 की तरफ जा रहा है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अब स्ट्रगल जोन पर है, ट्रेंड इज मिसिंग, इसलिए अवॉइड कर देना चाहिए इंडसइंड बैंक। और मेरा डिस्क्लोजर तो है ही लॉन्ग पोजीशंस इन इंडसइंड बैंक। बिल्कुल, गावा से तो पोर्टफोलियो में है। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, अब आपको चार का चौका को शुरू करते हैं। इनफैक्ट प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, यहाँ पे एक स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा ब्रेकडाउन नजर आ रहा है वो होगा इंडियन होटल्स। तो इसकी जो 390 390 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है नवंबर की, करीबन 8 पे चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 4.5 4.5। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 14 का देख रहा हूँ, 14 का। अच्छा, अच्छा ब्रेकडाउन, मतलब ट्रेडर के लिए अगर पैसा बनाना है तो ब्रेकडाउन भी अच्छा है। हाँ। तो ये जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना, अच्छा ब्रेकआउट, ये अच्छा ब्रेकडाउन है, क्योंकि शॉर्ट साइड पे पैसा हाँ, बनाना तो है। जहाँ पैसा बन जाए वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा है, वैसा ही बिल्कुल, है। हाँ। और इंडियन होटल इनफैक्ट काफी समय से धीरे धीरे करके सरकता हुआ दिखाई दिया है। ये मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी दफा इस पिछले एक हफ्ते से इस हफ्ते में हमने वो सेल साइड की पोजीशन सुनी भी है। अच्छा पालविया साहब, एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे आप? तो हर्षदा जी, आईसीआईसीआई लुम्बार्ड पे यहाँ पे फोकस है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। सितंबर 2023 के जो हाई थे वो आज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है हायर साइड पे। 1435 1440 की तरफ टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा 1390 के आसपास। आपकी स्क्रीन पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड याद रखिएगा, इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, और मतलब अगर आप इसके ओपन इंटरेस्ट को देखें लोअर एजेस पे, तो इसमें एडिशन आज के इस सेशन में भी है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग ट्रेड है। आगे चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास, आज का चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? विनीत जी देखिए, मैं यहाँ पे सेल कैंडिडेट चुन रहा हूँ और वो है एसआरएफ। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, एसआरएफ का एक क्लियर कर ब्रेकडाउन दिखता है, जिसका टारगेट बनेगा करीबन 2120 से लेके
तो 2180 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो इनफैक्ट अभी 2200 के नीचे जो है कंफर्मेशन में, आई वाज वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन मुझे मिला है। तो सेल करे एसआरएफ, स्टॉप लॉस होगा 2200 का, और जैसे मैंने कहा टारगेट जो दिख रहा है वो रहेगा 2120 से लेके 2100। ओके, 2 सेल कॉल हो चुकी हैं आज, इंडियन होटल्स और एसआरएफ। धर्मेश जी, आपका मिड कैप फंडा? ये अनुज मेरी तरफ से बाई कॉल ही रहेगा। ये जो वीकनेस अभी दिख रहा है, आई थिंक ये यूज़ करना चाहिए गुड स्टॉक पिक करने के लिए। वहाँ पर लगता है कि पूनावाला फिनकॉर्प के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, Q1 के भी स्ट्रॉन्ग थे, और पिछले 5-6 क्वार्टर से देखें तो सिक्वेंशली इसके जो नतीजे बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। AUM ग्रोथ इनका 53% था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर था, और एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता हुआ नजर आया, बोथ ग्रॉस NPA और नेट NPA। 0.72% का नेट NPA। तो जब एक कंपनी 13-14% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर AUM ग्रो करती है और नेट NPA तक कंट्रोल्ड हो, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। एट द सेम टाइम इनका जो रिटर्न रेशियोज है काफ़ी अच्छे, निम्स में बढ़ोतरी हुई 2 बेसिस पॉइंट से, और जो ROA है वो 5% के आसपास हो गया है। मुझे लगता है ये कैगर जो है इनका ग्रोथ का वो मेंटेन रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। बेस जरूर छोटा है, 20,000 करोड़ का ही AUM है, बट ये 20 से 50 जाने में इनको 2 से 3 साल से ज़्यादा का समय लगना नहीं चाहिए। तो एक वैल्यू बाइंग है, स्टैगर्ड वे में बाई करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी आप सारा पैसा इसमें डाल दें। वेडनेसडे थर्सडे को अपॉर्चुनिटी अगर नीचे मिलती है तो वहाँ भी इसे खरीदें, और 450 के टारगेट के लिए पोजिशनल बाई लेके चलें। 1 से 2 महीने का नजरिया रखें, तो मुझे लगता है इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। सो बाई पूनावाला फिनकॉर्प 450 के टारगेट के लिए। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प 450 के टारगेट्स। चारों ट्रेड्स एक बार आपके लिए फिर रिकैप करते हैं। सबसे पहले इंडियन होटल्स, यहाँ पर एक पुट ऑप्शन के थ्रू आपको ट्रेड लेनी है, और नवंबर का 390 का पुट 8 रुपये पर इस समय, 14 रुपये के टारगेट, 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस। एक बाय कॉल ट्रेडिंग साइट से राजेश पालवे जी की ICICI लोम्बार्ड पर, यहाँ पर 1435 के टारगेट, 1390 के स्टॉप लॉस। SRF पर सेल कॉल राजेश सतपुते की तरफ से 2200 के स्टॉप और 2120 के टारगेट्स यहाँ पर। और पूनावाला, ये है धर्मेश जी की पिक इस समय, पूनावाला फिनकॉर्प पर। निफ्टी अब हश्ता 19,400 के नीचे, और बैंक निफ्टी भी 43,500 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल से अब ये सीरीज का सेकंड लोवेस्ट पॉइंट है। आई थिंक लोवेस्ट पॉइंट था 19,333 इस सीरीज का लोवेस्ट पॉइंट था 19,333। आज का लो उस दिन के बाद से सेकंड लोवेस्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल टू वॉच अगर 19,333 ब्रेक होता है तो 19,255 जो हमने सितंबर सीरीज में लगाया था, वहाँ से हम 19,800 तक गए थे, 19,800 19,850 तक। लेकिन आज का प्राइस पैटर्न काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, और अभी तो 45 मिनट्स बाकी हैं। आई जस्ट होप कि इससे ज़्यादा और ना टूटे मार्केट। क्योंकि अब दिक्कत ये होगी कि इस जितना गहरा ये ब्रेकडाउन है, थर्सडे तक बहुत मुश्किल होगा कैचअप करना, कंसिडरिंग कल छुट्टी है। तो अब वेंसडे में होपफुली अगर ग्लोबल इवेंट्स ज़्यादा बिगड़े नहीं तो शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद आप रख सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप एंड उम्मीद करें कि आप फिर से वो 19,700 800 अगर आपने वो कॉल्स वगैरह ली हुई हैं तो वो तो फिर पैसा गया हश्ता। अगर आपने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसमें तो कोई मेरे को डाउट नहीं है कि वो तो मतलब आपका वापस शायद ना आए। कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी भी तो कितनी आएगी अगले 2 दिन में। तो आई थिंक 19,700-800 तो आप भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, बस 19,255 बच जाए, 19,333 बच जाए, अभी तो आप यही उम्मीद करिए अगर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर रहे थे। शॉर्ट साइड पे पैसा बना रहे तो अच्छी बात है। देखिए एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि इस मार्केट में पोजिशनल शॉर्ट साइड पे भी पैसा बन रहा है। अगर आप वो कर सकते हैं, आपको वो करना आता है, जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं कर देता, शॉर्ट साइड पे भी पैसा बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट साइड पर ना रिटेल पैसा कम बना पाता है, वो बना नहीं पाता। इसके लिए हम थोड़ा सा जनरली चाहते हैं कि मार्केट चले, क्योंकि लोगों की पोजिशनिंग ज़्यादातर लॉन्ग साइड पर होती है आहिस्ता इसके लिए। वरना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। हाँ, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉन्ग साइड पे होते हैं, इसके लिए अच्छा लगता है जब मार्केट ऊपर जाता है। तो इसके लिए फिलहाल आपके लिए सिचुएशन स्क्रीन पर है। 19,400 को हमने टेस्ट कर लिया। अच्छा, इस बीच महिंद्रा हॉलिडेज मुनाफा घटा है, 41 करोड़ से घटकर 21 करोड़ के आसपास आया है। कैश मार्केट की कंपनी जिसके नंबर्स आ रहे हैं, और आय हालांकि बढ़ी है। आय में भी ज़्यादा कुछ इजाफा नहीं, वैसे भी 600 करोड़ के आसपास ही थे, 655 करोड़ की फिगर आती हुई, लेकिन मुनाफे में खासा कट देखने को मिला है। लगभग आधा हुआ है, 50% तक का कट। अब कुछ और एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है, देखना होगा। लेकिन ये फिलहाल आपके लिए महिंद्रा हॉलिडेज 7-8% टूट चुका ये काउंटर। ये तो समय है जहाँ पर इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी आनी चाहिए। कंसिडरिंग थर्ड क्वार्टर में मैक्सिमम छुट्टियाँ हैं और मैक्सिमम वहाँ से फिर टर्नओवर उनका आ सकता है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर है।
अच्छा, बजाज फाइनेंस पर एक फटाफट से व्यू। प्रशांत, अगर आपने चार्ट देखा हो, इस बाजार में जहां पर प्रेशर थोड़ा सा माउंट होने लगा है, खरीदारी की पोजीशंस आई हैं, क्या ये एक थोड़े सेफर साइड का ट्रेड साबित हो सकता है आगे? जी अर्षा जी, मेन चीज जो यहाँ पे नजर आनी चाहिए वो ये है कि 20 दिनों का एवरेज ब्रेक हुआ था, अब हम वहां पे रैली कर रहे हो, करीबन 7,930 पे प्लेस्ड है, 7930। तो इस लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो, बट एक बार ये लेवल दिख जाए तो मेरी राय होगी कि करंट मार्केट का टेक्सचर देखते हुए प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टेबिलिटी है, मैं स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा, बट जैसे मैंने कहा 7,930-25 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। बांध लेना चाहिए बजाज फाइनेंस पर, अगर आप तेजी वाले साइड पर हैं। अच्छा, राजेश सातपुते, औरोबिंदो फार्मा पर एक बार नजर डालें। आज सुबह में इप्का लैब्स के लिए डेवलपमेंट थी तो वहां पर खबर प्ले आउट हुई, लेकिन आप देखिए औरो फार्मा में कितनी तेजी बनती दिखाई दी है। हालांकि इससे पहले एक ज्यादा स्पाइक आया था, लेकिन फिलहाल 1.5% ऊपर। अगर यहाँ पर ट्रेडर्स की पोजीशन है, उनके लिए सलाह क्या होगी अब? हर्षिता जी, देखिए, अगर औरोबिंदो का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 5 दिनों में इसमें एक रनिंग करेक्शन हुआ है विच इज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 50 डीएम। ये जो लेवल है कौन सा है, 865। तो इसी लेवल से एक रिलीफ ट्रिगर हुआ है और इस रिलीफ रैली का जो टारगेट बनता है वो करीबन 900 के आसपास बनेगा। एट अ लेवल ऑफ 880 तो आप कह सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड स्लाइटली इक्वल है, लेकिन अगर पोजीशन है तो आप इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 868। जैसे मैंने कहा, इसका पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस आएगा 900। अगर वो सरपास करता है तो फिर हम कहेंगे कि ये थोड़ा और एक्सटेंड होगा, बट एट द मोमेंट दिस इज जस्ट अ रिलीफ रैली, सो योर स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, फ्रेश एंट्री शुड बी अवॉइडेड। चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। कल छुट्टी है, लेकिन 25 तारीख को एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा, निफ्टी से दोनों कंपनीज, इनके नंबर्स आएंगे। तो आशीष से जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें। आशीष, गुड आफ्टरनून। पहले एक्सिस बैंक की बात करें। बिल्कुल, तो वेडनेसडे को एक्सिस बैंक के नंबर्स, और पिछला क्वार्टर आप सबको याद होगा थोड़े से कमजोर थे, ऑपरेशनली वीक नंबर्स एक्सिस बैंक ने डिलीवर करे थे, जब इसका कारोबारी मुनाफा जो था वो 8% के आसपास तिमाही दर तिमाही गिरा था। खैर वो हिस्ट्री है। इस बार जो एक्सपेक्टेड है एनआईआई करीब 14% साल दर साल, ये हेडलाइन नंबर साल दर साल कंपेयर करते हैं हम। कारोबारी मुनाफा 10% का उछाल, मुनाफा करीब 7 से 8% इंप्रूव होगा। जहां तक एसेट क्वालिटी की बात है, जैसा मैंने फ्राइडे को कहा था, आईसीआईसीआई और कोटक के लिए एक्सपेक्टेड है कि लार्जली बिल्कुल स्टेबल एसेट क्वालिटी नजर आई। तमाम ब्रोकरेज यही बात हाईलाइट कर रही हैं। ग्रॉस एनपीए 2%, नेट एनपीए 0.4% के आसपास देखने को मिलेंगे। जो बिजनेस ग्रोथ है वो हेल्दी इस क्वार्टर में देखने को मिलेगी। तिमाही दर तिमाही लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 4%, पर साल दर साल 21% का उछाल। अभी साल दर साल 21% क्यों? क्योंकि साल दर साल नंबर्स में दरअसल जो सिटी का एक्विजिशन हुआ था वो आपको फाइनेंशियल से रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एनआईएम्स सबके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और यहां पे भी एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हायर डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। एनआईएम्स 10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास तिमाही दर तिमाही गिरने की बात करी जा रही है। अब पिछली बार था 4.1%, तो शायद 4% के आसपास के एनआईएम्स एक्सिस बैंक क्लॉक करेगा। स्लिपेजेस जैसे लास्ट क्वार्टर थी, बिनाइन ही रहने की एक्सपेक्टेशंस, सब 2% के आसपास। बाय द वे, मार्केट में एक और फ्रेश डिक्लाइन, और अब देखिए हर्षिता, बैंक निफ्टी अब 300 पॉइंट नीचे आ गया। 43,500 की हमने बात की थी, 43,400 डेंजर में, और निफ्टी 19,370 पर, और मिड कैप 39,011, 900 पॉइंट के करीब मिड कैप गिरी, और निफ्टी अब 19,372, मतलब सीरीज लो से अब सिर्फ 40 पॉइंट दूर है हम निफ्टी पर। तो प्रेशर क्लियरली माउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल आपके लिए तस्वीर क्लियरली उभर कर आती हुई, जहाँ पर हर टिक के साथ प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। आशीष लगेहात, और किस पर नजरें रही? टेक महिंद्रा पर भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अभी स्टॉक स्पेसिफिक करके भी क्या ट्रेड मिलेगा। टेक महिंद्रा लार्जली क्या डाइजेस्ट कर रहा है? पहले तो ध्यान रखें, जब वेडनेसडे को नंबर आएंगे, लास्ट क्वार्टर जो नंबर आए थे जस्ट बाजार बंद होने के बाद आए थे, मैं ख्याल से 3:40 के आसपास वो नंबर आए थे। तो कल बाजार बंद, परसों बाजार बंद होने के बाद शायद नंबर्स आते हुए नजर आए, और ये स्टॉक दबाव में। जरा 3 महीने का चार्ट रखेगा टेक महिंद्रा का। इसने अपने 52 हफ्तों के हाईस छुए थे 1320 रुपए के 22 सितंबर को। एक महीने में यह स्टॉक वहां से करेक्ट हो गया 12% के आसपास। तो अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी नंबर्स से पहले। क्या एक्सपेक्टेड है? रेवेन्यू ग्रोथ के डॉलर आए, रुपए में आए, और कांस्टेंट करेंसी तीनों स्क्रीन पर है। कांस्टेंट करेंसी में 0.7% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ गिरेगी,
और ये लगातार पिछले 4 क्वार्टर्स हो गए हैं जब ये पस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पिछला इससे क्वार्टर पहले था, तब तो कांस्टेंट करेंसी में 4% के आसपास का दबाव था, और इस बार भी वो दबाव कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन वर्टिकल एक ड्रैग बना हुआ है टेक महिंद्रा के लिए। मार्जिन्स इस क्वार्टर 50 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखाएंगे। मुनाफे का आंकड़ा स्क्रीन पर आ जाएगा। मार्जिन्स पे इंपैक्ट लार्जली इसीलिए क्योंकि एक क्लाइंट की जो बैंकरप्सी थी और जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, शायद उसके चलते मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिलेगा। वैसे हम तो 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कुछ ब्रोकरेजेस ज्यादा बड़े डेंट की बात कर रही है मार्जिन्स पे। तो देखते हैं दरअसल मार्जिन की पिक्चर कैसी रहती है। पर जो भी नंबर्स हों, डील विंस के फ्रंट पे म्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि इनके लिए मैक्रोज वीक हैं। इनके लिए खास तौर पर डिसीजन मेकिंग जिन क्लाइंट्स को कैटर करते हैं वहां पे काफी स्लोड देखने को मिल रही है। पर स्ट्रीट शायद नंबर्स से ज्यादा टेक महिंद्रा के केस में फोकस करेगा जो टर्न अराउंड पॉसिबिलिटी पे सब बेट कर रहे हैं मोहित जोशी साहब के आने के बाद। क्या क्या बात करते हैं, कितनी लाइट शेड करते हैं, उस पर वो फोकस। क्या टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी होगी, क्या वो जो रीऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 2024 से अनाउंस कर रहा है उसके इंप्लीकेशंस होंगे, क्या एस्पिरेशनल ग्रोथ, क्या मार्जिन लेवल्स ये लोग प्रेजेंट करते हैं, कितना बोलेंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा। वो शायद बाजार का ज्यादा फोकस। अदरवाइज सब जानते हैं Q2 कमजोर होना है टेक महिंद्रा का। तो Q2 कमजोर रहेगा टेक महिंद्रा का, और एक्सिस का भी परफॉर्मेंस क्या रहेगा वो आशीष ने आपके सामने रख दिया। अच्छा, आईटी कंपनी, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। धर्मेश, आईटी कंपनियों की पोजीशनिंग हमने देखी है थोड़ी बहुत कूल ऑफ हुई है बाकी नंबर्स आने के बाद। अब टेक महिंद्रा की तरफ से क्या फिलहाल आपकी राय उभर कर आएगी? एक तरफ टेक महिंद्रा पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है, जब नया मैनेजमेंट आएगा तब एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है इनके ऑपरेशंस में। उससे पहले क्या किसी तरह की प्री पोजीशनिंग लोग अपने पोर्टफोलियो में कर रहे हैं या नहीं? देखिए हर्षिता, मुझे तो नहीं लगता है कि टेक महिंद्रा में कोई टर्न अराउंड होने वाला है। बेसिकली टर्न अराउंड होने के लिए आपके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो है नहीं इनके पास। इतने सालों से ये उसी कम्युनिकेशन वर्टिकल में अटके हुए हैं, और यूरोप का हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे बिजनेस जल्दी मिल नहीं रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो नहीं रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है। जो मोहित सूरी साहब आए हैं वो कितना कर पाएंगे, उनको भी टाइम चाहिए होगा। एक ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, 2-3 साल लगेंगे, और उसके लिए पूरा इनको अंदर जो है सिस्टम का ही ओवरहॉल करना पड़ेगा। पूरे एक डिफरेंट टैलेंट पूल लेके आना पड़ेगा अपने सिस्टम में। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिनेरियो है। आई थिंक आईटीएल ऐसे ही अभी फंसा हुआ क्षेत्र है। काफ़ी अटकलें दोनों साइड हैं कि एआई के थ्रू जो बिजनेस आएगा उससे ये फिर कंपनसेट कर लेंगे जो नॉर्मल बिजनेस ये लूज़ कर रहे हैं। सो वो तो समय ही बता पाएगा कितना कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही सुनने में आ रहा है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये अपने यहाँ अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं एआई की तैयारी के लिए कि वहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाए। तो अगर विकल्प लेना ही है आईटी सेगमेंट में, तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जितनी कंपनियां हैं, अगर इसे गिरावट में मिले तो वहाँ ध्यान लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल टाटा एलेक्सी हो गया, साइंट हो गया, ये सब ज़्यादा बेहतर विकल्प हैं मौजूदा माहौल में। टिल द टाइम कुछ कॉन्सेप्ट का प्रूफ दिखे इनमें कि इनके पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं एआई को सफाइज करने के लिए। टेक महिंद्रा तो बिल्कुल अवॉइड करे। स्टॉक हो सकता है न्यूज़ फ्लो के दायरे में ऊपर नीचे उछल कूद करता रहे, बट फंडामेंटली काफ़ी वीकनेस लग रही है मुझे वहाँ पर। इंटायर आईटी स्पेस में स्पेसिफिकली अगर ध्यान लगाना है तो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी में आपको लगाना चाहिए। नाम मैंने बताया, जैसे साइंट है, टाटा एलेक्सी हैं, ये सब कंपनियाँ फिर भी बेहतर विकल्प हैं। ओके, चलिए काम करते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो मिड कैप्स में जो बड़ी डिक्लाइन आ रही है इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। आज किस तरीके से इतने स्टॉक जो गिरे, क्या कारण है इसका। वीरू, ट्राई करो, सॉल्व कर सकते हो इसको। मुश्किल है ये। बिल्कुल, और इसी तरीके से कई लोगों को